जिस पार्ट 1 के अंदर अपना जो बाकी था वो था डेफिनेशन अपने ने कल जब चालू की थी तब अपने ने डेफिनेशन को लेकर एक ट्रिक बनाई थी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए थी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन परिभाषा बोलते हैं जिसको अपने उसके बारे में बात करता है। वेरी गुड इवनिंग। सेक्शन 2 के अंदर हमने जो ट्रिक बनाई थी वो कुछ ये थी, सॉरी, सी डी ई एफ एम एन पी आर एस, जो कुछ ये थी कि सी पे है 2, डी पे है 2, एफ पे है 2, बाकी सब है सिंगल। सी पे है कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ, डी पे है डिस्प्रूव्ड डॉक्यूमेंट, ई पे है एविडेंस, एफ पे है फैक्ट इन इशू। उसके बाद एम पे है मे प्रिज्यूम, एन पे है नॉट प्रूव्ड, पी पे है प्रूव्ड, आर पे है रेलेवेंट फैक्ट और एस पे है शैल रिज्यूम। ध्यान दे देना, किसी को कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, पूछ लेना। जो सेक्शन 2 जो डेफिनेशन का है वो कुछ इस तरह से है कि 2C 2DEF, फिर दूसरा पार्ट है MNPRS। M पे क्या है, N पे क्या है, इन सब पे क्या क्या अल्फाबेट है वो अपने को ध्यान रखना है। आपसे अगर कभी भी साक्ष्य अधिनियम में पूछ ले कि कौन सा शब्द कहां बताया गया है तो है सेक्शन 2, पर अगर वही बात वो पूछ ले इंडियन एविडेंस एक्ट में तो या तो होगा सेक्शन 3 या होगा सेक्शन 4। अब ध्यान दे देना कौन सी चीज कहां पर है। 3 शब्द है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 4 पर थे। 1, 2, 3। ये 3 शब्द इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 4 पे थे। बाकी जितने भी शब्द थे सेक्शन 3 पर थे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये सारी की सारी चीजें सेक्शन 2 पर हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि अपने को अभी तक पता नहीं है भाई एमपी एडीपीओ में पुराना पेपर पुराना से एक्ट आएगा, नया आएगा, तो अपने को दोनों ही साथ में चलाने हैं। नए के हिसाब से अगर अपने बात करें तो नए के हिसाब से कुछ ये है कि सेक्शन 2 डेफिनेशन का जो है वो इसके बारे में बात करता है। सारे के सारे शब्द सेक्शन 2 में बताए गए हैं। सेक्शन 2 की अगर हम ट्रिक बनाते हैं तो कुछ इस तरह से CDEF MNPRS 2C 2DE और 2F, उस तरह से हमसे वो ये पूछ ले कि भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोर्ट वर्ड कहां बताया है तो हम बोलेंगे 21A। हमसे वो पूछ ले कंक्लूसिव प्रूफ कहां बताया है 21B। हमसे वो पूछ ले डिस्प्रूव्ड कहां बताया है हम बोलेंगे 21C। डॉक्यूमेंट 21D, ऐसे करके EFG। ये है साक्ष्य अधिनियम। हमसे वो पूछ ले इंडियन एविडेंस एक्ट में कहां बताया है तो सिंपल है सेक्शन 3, कोई सबसेक्शन कुछ नहीं है उसमें, सेक्शन 3। 3 शब्द हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 4 में है क्योंकि जो सेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो सेक्शन 2 है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में 2 पार्ट में था, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में 3 ही शब्द हैं, मे, शैल, कंक्लूसिव प्रूफ। ये कुछ एक छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कोई भी डाउट कुछ भी इसको लेकर, ताकि अब अपने मुद्दे पे आ सकें कौन सी चीज का क्या मतलब है, कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ, इन सब का क्या मतलब है। ये चीज बहुत अच्छे से याद कर लेना कि कौन सी चीज कहां बताई गई है। और याद करने का तरीका सिंपल सा रखना, पहले साक्ष्य अधिनियम का याद कर लेना, फिर उसको कनेक्ट कर लेना कि इंडियन एविडेंस एक्ट में ये चीज कहां बताई गई थी।
इजी रहेगा, दोनों को एक साथ मत चलाना। चलो अब आ जाओ आगे। अब अपने आते हैं शब्दों के मतलब पर, जिसके अंदर हमने कल जो शब्द एक पढ़ लिया था कोट, जिसके बारे में कहां बताया गया है 21A पर, जिसके अंदर हमको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, अभी कोट वर्ड में क्या नहीं आता। तो कोट वर्ड में क्या नहीं आता? आर्बिट्रेटर, ये जरूर ध्यान रखना। कोर्ट वर्ड में क्या आता है? जज कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, कोई भी पर्सन जो लीगली ऑथराइज्ड है टू टेक एविडेंस, वो भी कोर्ट है, वो भी कोर्ट है। ये चीज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई कोर्ट वर्ड कहाँ डिफाइन किया गया है, कोर्ट वर्ड में क्या नहीं आता है, कोर्ट वर्ड का मतलब क्या क्या चीजें आती हैं। तो जज, मैजिस्ट्रेट, कोई भी पर्सन जो कानून के द्वारा उसके पास पावर है साक्ष्य लेने का, वो जज है, वो कोर्ट है, बात खत्म। उसको इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा, साक्ष्य अधिनियम लगेगा, क्योंकि वो सब कोर्ट को लगते हैं। अब आ जाइए, हमने जो अगला कल किया था, टू 1B कंक्लूसिव प्रूफ। क्या है कंक्लूसिव प्रूफ? जिसको लेकर हमने सिंपल सी बात बोली थी, कोई भी ऐसा फैक्ट, कंक्लूसिव प्रूफ का जब हमने कल पढ़ा था तब भी अपने बात की, भाई कंक्लूसिव प्रूफ का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि कब कोर्ट जो है, अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है कि कोर्ट इस चीज को कंक्लूसिव मानेगी, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये कंक्लूसिव है, तो उसका मतलब क्या होगा कि एक तो कोर्ट ये मानेगी कि ये चीज है, और उसके बाद कोर्ट उसके खिलाफ एविडेंस भी नहीं देगी, सॉरी एविडेंस भी नहीं लेगी। तो हमने उसको सिंपल सा लिख दिया कि भाई कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी फैक्ट को लेकर, किसी भी तथ्य को लेकर ये लिखा गया है कि ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है, तब कोर्ट उसको मानेगी कि ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, का मतलब कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। हाँ, मतलब उसके खिलाफ कोर्ट किसी भी तरह का सबूत नहीं लेगी, कोर्ट उसके खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं लेगी। तो ध्यान देना कि एक तो कोर्ट उसको मानेगी कि वो ऐसा ही है, और दूसरा उसके खिलाफ कोई एविडेंस अलाउ नहीं करेगी। यस, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये दो चीजें हैं। अब एक तो चलो अपने कंक्लूसिव लिख रखा है, पर एक चीज जो हमेशा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है कि भाई, जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, कंक्लूसिव प्रूफ का तो मतलब है कोर्ट मानेगी कि ऐसा ही है और उसके खिलाफ सबूत भी नहीं लेगी, उसके खिलाफ एविडेंस भी नहीं लेगी, बात ही खत्म। आप जज हो, हालांकि कोर्ट अपने हिसाब से नहीं मान सकती है कि ये कंक्लूसिव है, अगर कानून में दिया गया है तो, अगर कानून में दिया गया है तो उस केस में कोर्ट उस बात को मानेगी भी, कोर्ट बाउंड भी है मानने को, और उसके खिलाफ एविडेंस भी नहीं लेगी। अपने से ये प्री में कैसे पूछते हैं, कुछ ऐसे पूछते हैं कि भाई कंक्लूसिव प्रूफ कब होता है, तो अपने को ये दोनों चीजें ध्यान रखनी कि अगर दोनों हो तो, अगर वो ये लिखा हो ना कि कंक्लूसिव प्रूफ तब होता है जब ये होता है कि कोर्ट ऐसा मानेगी, कोर्ट बाउंड है टू बिलीव,
सिर्फ इतना लिखा है तब कंक्लूसिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंक्लूसिव और शैल में यही तो डिफरेंस है। शैल में ऐसा होता है कि कोर्ट मानेगी पर उसके खिलाफ एविडेंस आ सकता है, मानेगी पर उसके खिलाफ एविडेंस आ सकता है, ये है शैल। जहां पर हम ये बोल देते हैं एक तो कोर्ट मानेगी और उसके खिलाफ एविडेंस भी नहीं लिया जाएगा, वो होता है कंक्लूसिव। जैसे नॉर्मल कल का एग्जांपल ले लेते हैं। ये बच्चा है, ये बच्चा मान लीजिए इसकी मदर का नाम है ए, और ये बच्चा जब पैदा हुआ तब इसकी मदर की शादी हो रखी थी बी से। ठीक है, शादी हो। कानून का सिंपल सा नियम है कि अगर कोई भी पर्सन जब वो पैदा हुआ, तो मान लो पैदा तो बिल्कुल अपनी माँ के पेट से ही होगा, तो कोई भी बच्चा जब पैदा हुआ उसकी माँ की उस समय जिससे भी शादी थी, ये इस बच्चे का क्या माना जाएगा? फादर। कानून का सिंपल सा फैक्ट है कि ये बच्चा जब पैदा हुआ उस समय इसकी माँ की शादी जिससे हुई हुई थी, ये माना जाएगा फादर। सिंपल सा अपने लॉजिक चलाते हैं। इसको बोला जाता है कि ये कंक्लूसिव माना जाएगा, ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है। साक्ष्य अधिनियम में हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा जब पैदा हुआ तो उस समय इसकी माँ की जिससे शादी हुई थी यही उसका फादर माना जाएगा बच्चे का, और ये कंक्लूसिव प्रूफ है। इसका मतलब क्या है? एक तो कोर्ट मानेगी कि यही इसका फादर है, उसके बाद कोर्ट उसके खिलाफ सबूत भी नहीं लेगी कोई किसी तरह का। हालांकि अब तो बातें बदल चुकी हैं, बट अगर अपने कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें तो यही मतलब बनता है कि कोर्ट इसके खिलाफ अब सबूत नहीं लेगी। ये है कंक्लूसिव प्रूफ। वहीं अगर ये लिखा होता ना कि कोर्ट ऐसा मानेगी, शैल प्रिज्यूम, तब सिर्फ ये होता कि कोर्ट ऐसा मानेगी कि यही पर्सन इसका फादर है, पर कोर्ट उसके खिलाफ एविडेंस ले सकती है, उसके खिलाफ कोई भी आप सबूत पेश कर सकते हो। ये है डिफरेंस, और आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। बस इतना ध्यान रख लेना कि एक कोर्ट मानेगी प्लस एविडेंस नॉट अलाउड, दूसरा कोर्ट मानेगी प्लस एविडेंस अलाउड, कंक्लूसिव शैल। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और होता क्या है कि वो ऑप्शन में क्या करता है, एक ऑप्शन में तो सिर्फ इतना लिख देता है कि कोर्ट मानेगी, दूसरे ऑप्शन में लिख देता है कि कोर्ट मानेगी भी और उसके खिलाफ एविडेंस भी नहीं लेगी। हमको लगता है दोनों एक से ही बात है, और हम जल्दबाजी में लिख कर देते हैं कोर्ट मानेगी। नहीं, वो नहीं है। कोई भी डाउट इसको लेकर, कंक्लूसिव प्रूफ कहां बताया गया है? कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है? जिसमें ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना। कोई भी डाउट फिर अपने आगे बात करते हैं। एमपी एडीपीओ में इतना ही पूछेगा वो, अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कोर्ट में क्या क्या नहीं आता है, कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है, शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कोई भी डाउट फिर अपने आगे बात करते हैं। नोटबुक आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज बना रखी है, जो भी अपने बोर्ड पे नोट्स बनाते हैं इनको लिख लिया करो, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए चीजें। अगर मतलब जैसे जो भी अपने जो लिखते टाइम कोई ट्रिक कोई छोटी मोटी एक सिंगल लाइन या ऐसी कोई ट्रिक्स ही बना देते हैं तो उसको देख लिया करो, नोट कर लिया करो। अब आ जाओ डिस्प्रूव्ड। ये जो शब्द है ना डिस्प्रूव्ड, ऐसे एक और शब्द है नॉट प्रूव्ड, प्रूव्ड। ये जो शब्द है ना, इन शब्दों को लेकर ये जो शब्द है हम ज्यादातर जब जजमेंट लिखते हैं, कोर्ट जब अपने फैसले लिखती है ना तब यूज करती है, अदरवाइज आपको कम ही ये शब्द कहीं दिखेंगे। जजमेंट के अंदर, निर्णय के अंदर आपको जरूर मिलेंगे जहां पर ऐसे लिखा होता है कोर्ट मानती है कि ये फैक्ट प्रूव्ड है, कोर्ट मानती है कि ये फैक्ट डिसप्रूव्ड है, कोर्ट मानती है कि ये फैक्ट नॉट प्रूव्ड है। मतलब क्या होता है कि ये फैक्ट डिसप्रूव्ड है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि कोर्ट ये मानती है कि फैक्ट
नॉट एग्जिस्ट। जब भी कोर्ट आपकी बात से एग्री नहीं करती, मैंने कहा कि साहब दिन है, कोर्ट ने कहा नहीं, हम एग्री नहीं करते, आप जो बोल रहे हो वो झूठ है, तो कोर्ट बोलेगी, कोर्ट ये डिसप्रूव करती है इस फैक्ट को कि आज दिन है। डिसप्रूव का मतलब होता है जब कोर्ट ये बिल्कुल फाइनल कर देती है कि हमारे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ। कोई भी केस होता है, मान लो मर्डर का कोई केस चल रहा है, उसमें एक आदमी ने कहा कि साहब मैं तो जब मर्डर हुआ मैं तो वहां था ही नहीं। केस चलता है, कोर्ट को पता लगता है ये तो वही था, तब कोर्ट बोलती है कि इसने जो बोला है उसको हम डिसप्रूव करते हैं, कि हम मानते हैं कि ऐसा नहीं था, ये वही था। तो जब भी किसी बात को कोर्ट एग्री नहीं करती, कोर्ट कह देती है कि हम आपकी बात को नहीं मानते, दैट इज डिसप्रूव्ड। जब कोर्ट मानती है कि कोई फैक्ट नहीं हुआ, फैक्ट ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हो, ये नहीं कि कोर्ट ये मान रही है कि मर्डर नहीं हुआ, हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे। हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि मैंने तो कोर्ट को बोला कि साहब मर्डर हुआ है, पर कोर्ट मेरी बात से नहीं एग्री कर रही। कोर्ट कह रही है कि नहीं, मर्डर नहीं हुआ। तो मेरी बात से अगर एग्री नहीं करती, मैंने जो कहा कि साहब ऐसा हुआ, कोर्ट अगर उससे एग्री नहीं करती, जिसको हम सिंपली बोलते हैं जब कोर्ट मानती है कि फैक्ट नॉट एग्जिस्ट। और जब कोर्ट मानती है मतलब कोर्ट जब मेरी बात से एग्री करती है, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो डिसएग्री। और जब कोर्ट मानती है कि फैक्ट एग्जिस्ट, फैक्ट एग्जिस्ट का मतलब कि जब कोर्ट मेरी बात से एग्री करती है, मैंने कहा कि साहब मैंने मर्डर नहीं किया, और कोर्ट कहती है हाँ हम तुम्हारी बात मानते हैं कि तुमने मर्डर नहीं किया, तब कोर्ट बोलती है फैक्ट स्टैंड एज प्रूव्ड। क्या है ये? प्रूव्ड। तो कोई भी फैक्ट प्रूव्ड का मतलब क्या है कि जो सामने वाला जो जिसने भी जो बोला, कोर्ट उसकी बात से जब एग्री करती है, प्रूव्ड। आपसे क्या पूछा जाता है? प्रूव्ड वर्ड का मतलब क्या है? प्रूव्ड वर्ड का मतलब है जब कोर्ट मानती है कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है, जब कोर्ट बोलने वाले पर्सन की, जिसने जो बात बोली है, उससे एग्री करती है, प्रूव्ड। डिसप्रूव्ड का मतलब क्या है? जब कोर्ट मानती है कि फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, कोर्ट डिसएग्री करती है उस बात से, डिसप्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है? जब फैक्ट ना तो प्रूव हुआ ना ही डिसप्रूव। ये क्या है? जब भी केस की शुरुआत होती है, जब भी केस की शुरुआत होती है, तो शुरुआती समय में जब भी केस की शुरुआत होती है, फैक्ट होता है नॉट प्रूव्ड। जब भी केस की शुरुआत होती है, फैक्ट होता है नॉट प्रूव्ड। जब उस समय क्या होता है, जैसे अगर अपने ऐसे सुई की बात करें, ध्यान देना, कोई भी फैक्ट है ना, जब केस की शुरुआत होती है, मान लो मेरे ऊपर मर्डर का केस लगा, तो अभी ना तो कोर्ट इस बात से एग्री कर रही है कि मैंने मर्डर किया, ना ही इस बात से एग्री कर रही है कि मैंने मर्डर नहीं किया। कोर्ट किसी चीज से एग्री नहीं कर रही। तो शुरुआत किससे चालू होती है? नॉट प्रूव्ड से। तो अगर कहीं भी आपसे पूछ लिया जाए कि फैक्ट नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है, मतलब है कि अभी तक फैक्ट पे कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, ना तो फैक्ट अभी तक डिसप्रूव की तरफ गया, ना ही फैक्ट अभी प्रूव की तरफ गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये होता है केस के शुरुआत में। तो ये 3 टर्म है जिनको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये कंफ्यूज कर जाती हैं और हमसे कई बार पूछी जाती हैं। डिसप्रूव्ड का मतलब क्या है? जब कोर्ट मानती है कि फैक्ट नहीं एग्जिस्ट करता। प्रूव्ड का मतलब क्या है? जब कोर्ट मानती है कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है। नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है? नॉट प्रूव्ड का मतलब है जब कोर्ट बोलती है कि फैक्ट ना तो प्रूव हुआ ना ही डिसप्रूव, मतलब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। दोनों तीनों याद रखना, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। कोई भी डाउट इन वर्ड्स के अंदर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो।
इसका क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या नाम है, वर्ड डिस्प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कब आप बोल सकते हैं कि जो फैक्ट है वो डिस्प्रूव्ड है। बिल्कुल ऐसे ऑप्शन आएगा। व्हेन फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड, ऑप्शन होंगे नंबर 1, व्हेन कोर्ट बिलीव्स it to exist, when court believes it to not exist, when fact is neither proved nor disproved। ऐसे होगा कि कब हम बोल सकते हैं कि फैक्ट डिस्प्रूव्ड है। ये ऐसा बिल्कुल सेट क्वेश्चन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। कब हम बोल सकते हैं कि फैक्ट डिस्प्रूव्ड होगा। अब आप बताइए, आप क्या आंसर करोगे। जी, अब बताइए, कब आप बोल सकते हैं कि फैक्ट डिस्प्रूव्ड है, क्या ऑप्शन करेंगे आप। जी बिल्कुल, बस ऐसे ही आएगा, व्हेन कोर्ट बिलीव्स इट टू नॉट एग्जिस्ट। एक और क्वेश्चन आता है जो सेट क्वेश्चन है इसका, नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है। नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है, व्हेन कोर्ट believes it to exist, when court believes it to not exist, when fact is neither disproved nor proved। नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है, नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है, व्हेन कोर्ट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, व्हेन कोर्ट बिलीव्स इट टू नॉट एग्जिस्ट, व्हेन फैक्ट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर, हाँ व्हेन फैक्ट इज नाइदर प्रूव, हाँ से ये की बात है, नाइदर डिस्प्रूव्ड नॉर प्रूव्ड। बस, हाँ बस यही है, और कुछ भी नहीं आएगा। हाँ एक और क्वेश्चन आ सकता है, एक और ध्यान देना, डिस्प्रूव्ड का मतलब है, ये मतलब बहुत ही अगर हाई लेवल क्वेश्चन जाएगा तो, when court believes it to not exist, when court believes it to not exist, when court believes its non existence probably either one or two only, नहीं, none of the above। अब ध्यान देना क्या है, ये कहना क्या चाहता है पहले ये समझ लेना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ध्यान देना, ये कह रहा है कि भाई डिस्प्रूव्ड का मतलब क्या है। एक, जब कोर्ट कह रही है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, जब कोर्ट कह रही है कि हमारे हिसाब से लगभग चांसेस है, प्रोबेबली मतलब कि लगभग चांसेस है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरा, दोनों में से कोई भी। चौथा, नन ऑफ द अबव। आप बताओ क्या आंसर होगा।
ध्यान देना, ध्यान देना। हम जब भी ये बात बोलते हैं ना कि डिस्प्रूव्ड का मतलब होता है कि जब कोर्ट बोलती है कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कभी ये नहीं होगा, हर केस में ये नहीं होगा कि कोर्ट 100% श्योर है कि ऐसा नहीं हुआ। 100%। आप कई बार न्यूज में पढ़ते होगे या फिर कई बार कोर्ट में, मतलब कोर्ट की अगर आप, तो ऐसा होता है कि कोर्ट ना किसी को बेनिफिट भी दे देती है। कोर्ट कहती है कि यार हमारे पास इतने पर्याप्त सबूत नहीं है कि हम आपको सजा दे सके। तो कोर्ट उस केस में क्या बोलती है कि अगर हम साक्ष्य के भार उठाए ना, तो जो सुई है ना वो ज्यादा इस तरफ जा रही है कि ऐसा नहीं हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि टोटली जा रही है कि नहीं हुआ, पर लगभग जो ज्यादा भार है वो इस तरफ जा रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनको छोड़ दो। तो अगर तो कोर्ट 100% बोलती है कि नहीं हुआ, तब भी डिस्प्रूव्ड है। कोर्ट बोलती है कि लगभग चांसेस ऐसा नहीं हुआ, तब भी डिस्प्रूव्ड है। और ये चीज प्रूव्ड में भी लेकर चलना कि कोर्ट बोलती है कि ऐसा हुआ है, एग्री करती है, तब भी प्रूव्ड है। कोर्ट कहती है अगर आपसे लगभग भी एग्री करती है कि प्रोबेबिलिटी ये, मतलब हमको लगभग ऐसा लग रहा है कि हुआ है, तब भी प्रूव्ड है। तो हम आंसर क्या बोलेंगे? दोनों। दोनों, कोई भी डाउट कुछ भी। एग्जाम्पल इसके अंदर एग्जाम्पल देखो, मतलब वैसे तो बनाने में ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे नॉर्मली ले लेते हैं, जैसे अभी कल वो हुआ है, ये क्या नाम है, आम आदमी पार्टी के वो मिनिस्टर नहीं है, सत्येंद्र जैन ऐसे करके थे, एक्स मिनिस्टर थे ये आम आदमी पार्टी के, सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन। अब इनको कोर्ट ने माफ कर दिया, मतलब बरी कर दिया, एक्विट कर दिया, माफ नहीं किया, एक्विट कर दिया। अब यहां पर कोर्ट ने ये नहीं बोला कि हम कहते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। कोर्ट कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है जिसके बेस पे हम ये बोल सके कि इन्होंने ऐसा किया है। तो यहां पर कोर्ट ने अगर डिसएग्री किया तो क्या किया है? लगभग, प्रोबेबली। कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर या जो जजमेंट पास की है उसके अंदर कोर्ट ने बोला है कि सबूतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लगभग चांसेस है कि ऐसा नहीं हुआ, लगभग। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला भाई? प्रोबेबली। हम ऐसा नहीं करेंगे ऐसा ही नहीं हुआ, हम कह रहे हैं कि भाई अगर सुई भार भार करें तो हम कह सकते हैं कि ज्यादातर चांसेस इस तरफ जा रहे हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो उस केस में भी हम बोलेंगे डिस्प्रूव्ड, कि कोर्ट ने इस फैक्ट को डिस्प्रूव कर दिया, वहां भी हम यही बोलेंगे। तो हम कहते हैं कि चाहे तो कोर्ट 100% श्योरिटी से बोले कि हम एग्री नहीं करते, हम डिसएग्री करते हैं, वो भी डिस्प्रूव्ड है। चाहे कोर्ट 100% ना होकर लगभग चांसेस पर भी बोले कि लगभग, हम 100% तो नहीं है बट मोस्टली हम इसी तरफ जा रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वो भी डिस्प्रूव्ड है। ठीक है, ये ज्यादातर केसेस में होता है, ये ज्यादातर केसेस में होता है। और कानून को भी ये बात पता थी कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट हमेशा इतनी क्लियर होगी कि चीज हुई है या नहीं हुई, बहुत ज्यादा क्लियर होगी, ऐसा नहीं होता, हर बार कोर्ट क्लियर नहीं होती है। इसीलिए कोर्ट को कहा है कि चाहे तो आप 100% एग्री करते हो तब भी डिस्प्रूव है, प्रोबेबली पे चलते हो तब भी डिस्प्रूव होगा। ठीक है, अब आ जाओ डॉक्यूमेंट। हमारे लिए डॉक्यूमेंट वर्ड वैसे जरूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट सीधी सी बात है, कुछ भी है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, कुछ छपा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट है। हमारे लिए कुछ इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि डॉक्यूमेंट क्या है। तो डॉक्यूमेंट ऐसा है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी बुक जिस पर कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी छपा हुआ है, कुछ भी, वो डॉक्यूमेंट है। आप आपके आसपास कुछ भी है, बोतल पे प्रिंट हुआ है, बोतल पे मार्क है, टी शर्ट पे लोगो है, सब चीजें डॉक्यूमेंट है। कुछ भी ऐसी चीज जिस पे कुछ लिखा हो, कुछ छपा हो, कुछ बना हो, वो सब डॉक्यूमेंट है। पर हमारे को एक चीज याद रखनी है जो अब नया जुड़ा है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं,
जो डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं, एक ही बात होती है, वैसे ज्यादा फर्क नहीं होता इनमें, वो भी डॉक्यूमेंट है। पहले तो सिर्फ इतना बोलते थे हम कि जो फिजिकली चीजें हैं, किताब, पेपर, टी शर्ट, लैपटॉप, कुछ भी जिसपे कुछ भी छपा हुआ है। अब क्या हो गया, कोई भी ऐसी जो डिजिटल फॉर्म में है, मान लीजिए कोई मूवी है, डॉक्यूमेंट, कोई क्लिप है, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट, हर कोई चीज। तो अब हम ऐसा बोलने लगे कि चाहे तो डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी फॉर्म में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, वो डॉक्यूमेंट ही कहलाता है, वो डॉक्यूमेंट ही, कुछ उसमें अब कुछ है नहीं। तो इतना आएगा नहीं, बहुत कम चांसेस है कि हमसे ये पूछा जाए, कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर, इसमें कुछ आने लायक नहीं है। हाँ, आपसे मतलब एग्जामिनर फ्री के नंबर देना चाहे तो ये भले पूछ ले कि भाई डॉक्यूमेंट वर्ड में क्या इंक्लूड है, तो हम बोल देंगे कोई भी ऐसी किताब जिसपे कुछ छपा हुआ है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है चाहे डिजिटल रिकॉर्ड है, ये सब चीजें डॉक्यूमेंट है। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एविडेंस, साक्ष्य। सेक्शन 21E बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एविडेंस। सबसे पहला तो जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो सेक्शन 2 बताया गया है, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 3 बताया गया है, उसके हिसाब से एविडेंस के कितने प्रकार हैं। दो, दो, मौखिक और लिखित। अब ध्यान देना, आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन वो पूछ ले और वो क्वेश्चन ऐसा पूछे कि भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 के अनुसार कितने हैं, तो है ओरल और डॉक्यूमेंट्री। अदरवाइज बहुत प्रकार के एविडेंस है, अगर काइंड्स ऑफ एविडेंस हम लिखने चले तो है ओरल, डॉक्यूमेंट्री, रियल क्या होते हैं बता दूंगा, पर्सनल, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और कुछ रहता नहीं क्या, रियल हो गया, पर्सनल हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ईयर से, जिसको ये एविडेंस मानते नहीं है। वैसे तो बहुत तरह के हैं, जिसमें से मान लो ये ओरल डॉक्यूमेंट्री तो किताब में आपकी बेरेक्ट में बताया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी आपकी बेरेक्ट में बताया गया है, बाकी सारे आपकी बेरेक्ट में डिफाइन नहीं है, बताए नहीं है, एज इट इज डिफाइन नहीं है। पर ये सब भी काइंड्स ऑफ एविडेंस है। पर हमसे ऐसा नहीं पूछता, वो हमसे वो ये पूछता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 2 के अनुसार कितने एविडेंस के कितने प्रकार हैं। अब वहां सिंपल सा लॉजिक, सेक्शन 2 के 21E के अंदर एविडेंस शब्द डिफाइन है, साक्ष्य वर्ड को बताया गया है, जिसमें उन्होंने बोला कि भैया साक्ष्य साक्ष्य हमारे हिसाब से दो ही होते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। सीधी सी बात है। तो आपसे पूछ ले, अगर वो ये बोल दे कि भाई सेक्शन 2 के हिसाब से कितने हैं, तो दो हैं, वहां और कुछ मत करना, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, बात खत्म। अगर वो आपसे ये पूछेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कितने हैं, तो फिर ये सारे हैं, तो फिर ये सारे हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, ये सभी माने जाएंगे। हालांकि वो ऐसा पूछता नहीं है, वो सिर्फ इसी को रखता है, वो बोलता है कि सेक्शन 2 में डिफाइंड है उसके हिसाब से बताओ, या फिर वो बोलता है कि जो एविडेंस वर्ड सेक्शन 2 में डिफाइन है उसके हिसाब से बताओ। तो सेक्शन 2 जहां वो बोल दे, दो ही तरह के हैं, और उसमें हम कुछ इस तरह से बोलते हैं कि ओरल एविडेंस क्या है, तो हम बोलते हैं कोई भी विटनेस, सॉरी, हाँ ठीक है, स्टेटमेंट बाय विटनेस इन कोर्ट, मौखिक साक्ष्य, कोर्ट में जब गवाह आके अपने बयान देता है उसको हम बोलते हैं ओरल एविडेंस। गवाह आके जो बयान देता है वो है ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट
प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। जो कागज पत्र पेश किए जाते हैं वो होते हैं डॉक्यूमेंट। सिंपल, गवाह आके बयान देता है वो कहलाता है ओरल एविडेंस। कागज पत्र पेश किया जाता है। अब कागज पत्र में क्या क्या हो गया, कागज पत्र इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, क्यों, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ये सब, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, हार्ड कॉपी है, कुछ भी है, वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो अगर आपसे पूछ ले वो कि पेन ड्राइव, हाँ पेन ड्राइव, फ्लॉपी, सीडी, ये सब जो पेश की जाती हैं ये क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोई गवाह आके अपने बयान देता है वो क्या है, ओरल एविडेंस। तो आप ध्यान दे देना, एक तो ये क्वेश्चन कि एविडेंस वर्ड कहाँ डिफाइन है, दूसरा ये क्वेश्चन एविडेंस वर्ड के कितने काइंड है, तीसरा ओरल एविडेंस का मतलब क्या है, जो कोर्ट में आके गवाह बयान देता है वो है ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब क्या है, जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए जाते हैं। कोई भी डाउट इसके अंदर किसी भी तरह का, इतना ही पढ़ना आप, और आपको इसके अंदर और ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की। कोई भी डाउट इस बात को लेकर फिर अपने आगे बात करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इनको मोटा मोटी समझते हैं अपने। ओरल डॉक्यूमेंट्री हमने समझ लिया, रियल और पर्सनल समझ लो क्या होता है। मतलब ना ऐसा है कि ये सब जो काइंड्स बनाए गए हैं, जैसे एक और दो, ये तो ऐसे हैं जो बेरेक्ट में भी लिखे हैं। बाकी क्या है, हर किसी ने अपने अपने, जैसे नहीं होता कि जैसे ये मान लो गांव शहर बना दिए, गांव और एक हो गया गांव, एक हो गया शहर। फिर कोई नया आदमी आया, उसने कहा नहीं गांव शहर नहीं, एक बनाओ पटवारी, एक बनाओ तहसील, एक बनाओ उप तहसील। फिर कोई दूसरा आ गया, वो कहता ना ऐसे नहीं चलेगा, कोई गांव शहर कुछ नहीं होते। फिर क्या करें, नाम रखो, कोई गांव शहर नहीं, ये है फलाना एरिया, ये है फलाना एरिया, चाहे वो गांव है चाहे शहर। तो हर किसी ने अपने हिसाब से चीजों को डिफरेंशिएट कर दिया कि ये होता है, ये होता है, जिसको जैसी सोच थी। तो जैसे मान लो किसी की सोच थी कि भैया जो मौखिक साक्ष्य होते हैं, जो गवाह होते हैं, वो ओरल एविडेंस, जो कागज पत्र पेश किए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फिर दूसरा है वो कहता है ना ऐसा होता है, अगर कोई साक्ष्य, अगर कोई एविडेंस कोर्ट में किसी पर्सन के थ्रू आता है वो है पर्सनल एविडेंस। कोई पर्सन आता है, वो आके बयानबाजी करता है या गवाही देता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एविडेंस। किसी पर्सन के थ्रू आता है वो है पर्सनल एविडेंस। ठीक है, तो रियल एविडेंस क्या होता है, ये कह जी रियल एविडेंस ऐसा होता है कि जो चीज कोर्ट खुद देखती है। अब खुद क्या देखती है, एक बंदा आया, उसके चेहरे पे चोट लगी हुई है और वो कह रहा है मेरे को मारा। तो ये क्या, जो मतलब जो भी ऐसी मतलब जो ये थ्योरी वाले लोग थे, वो कहते भाई ये तो कोर्ट अपने आप देख लेगी किसके चोट लगी है। तो ये क्या है, रियल एविडेंस। रियल एविडेंस मतलब जो एविडेंस कोर्ट में दिख रहा है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, तो ये हुआ रियल एविडेंस। वो चीज जो कोर्ट खुद से ही देख लेगी, रियल एविडेंस। पर्सनल एविडेंस मतलब वो चीज जो कोर्ट खुद से नहीं देख सकती, या तो कोर्ट को कोई आकर बताएगा, या कोर्ट को कोई आकर वो कागज पेश करेगा, वो है पर्सनल एविडेंस। चलो ठीक है जी। प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी इन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में काइंड्स बनाए। इन्होंने कहा कि कोई भी कागज जब कोर्ट में पेश होता है, या तो वो ओरिजिनल पेश होता है या उसकी कॉपी पेश की जाती है। अगर तो ओरिजिनल पेश हो रहा है वो है प्राइमरी, कॉपी पेश की जा रही है तो सेकेंडरी। मतलब अगर एविडेंस आता है थ्रू पर्सन, कोई इंसान आता है और वो आके कोर्ट को बताता है क्या हुआ, चाहे तो ओरली चाहे कुछ भी। रियल मतलब अगर एविडेंस कोर्ट खुद देखती है, मतलब कोर्ट को किसी और की जरूरत नहीं है कि कोई आकर बताए तब कोर्ट को समझ आए। जैसे कोर्ट के सामने पेश किया गया कि साहब इसके चोट लगी हुई है, कोर्ट के सामने बंदूक पेश की गई कि साहब इसी बंदूक से गोली चली थी, ये सब इन्होंने बोला रियल। ठीक है साहब,
प्राइमरी और सेकेंडरी जब ओरिजिनल कागज पेश किया जाता है कोर्ट में, सेकेंडरी जब कागज की कॉपी पेश की जाती है। उसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? जब जो सबूत है वो डायरेक्टली केस के ऊपर है, बिल्कुल सीधा कोई आता है, वो कहता है हाँ साहब मैंने इसको देखा था मर्डर करते हुए, डायरेक्ट एविडेंस, बात ही खत्म। केस मर्डर का है, वो कहता है मैंने इसको देखा था मर्डर, डायरेक्ट एविडेंस। एक आता है वो कहता साहब मैंने मर्डर करते हुए तो नहीं देखा था इसको, फिर क्या देखा था? मैंने इसको भागते हुए देखा था, इसके हाथ पे चाकू था और इसको भागते हुए देखा था। अब ये इनडायरेक्ट एविडेंस हुआ, क्यों? क्योंकि इसने मेन इंसिडेंट नहीं देखा, उसके आसपास की चीजें देखी हैं, जिसके बेस पे कोर्ट क्या निकाल सकती है? प्रिजम्पशन। तो डायरेक्ट एविडेंस जो केस के ऊपर डायरेक्ट होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। जो इनडायरेक्ट जो आसपास की बातें बताता है कि वो भागा, मैंने उसको भागते हुए देखा, ये सब, उसके हाथ में चाकू था, शर्ट पे, ऐसा कुछ आसपास की बातें जो बताता है। फिर उसके बाद रह गया अपना हियरसे। हियरसे का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें। सुनी सुनाई बातें मतलब, सुनी सुनाई बातों का मतलब यहां ये हम बोलते हैं कि भाई एक आदमी आके कोर्ट में बयान देता है और वो कहता है कि साहब मैंने देखा तो नहीं कुछ भी, मैंने कुछ सुना भी नहीं, पर मैंने ना किसी आदमी को बात करते हुए सुना था और वो बता रहा था कि कल जो मर्डर हुआ है ना वो फलाने आदमी ने किया है। कोर्ट कहिए तुमने देखा? नहीं देखा। तुम वहां थे? नहीं था। तुमने सुना? नहीं सुना, मतलब चीखे या कुछ भी नहीं। फिर तुमको कैसे पता लगा? सर वो मैं मेरे घर जा रहा था तो रास्ते में दो लोग खड़े बात कर रहे थे कि अरे वो जो कल मर्डर हुआ है ना वो फलाने ने किया है। तो सब मैं साहब मैं कोर्ट को बताने आया हूँ कि किसने मर्डर किया है। कोर्ट कहती है ना, सुनी सुनाई बातें नहीं चलेंगी कि तुमने किसी से सुन ली बात कि किसने किया है और आ गए तुम, ये नहीं चलेगा। इसको हम बोलते हैं हियर से एविडेंस। ये कभी भी एडमिसिबल नहीं होता, कोर्ट इसको कभी नहीं मानती है, नॉट एडमिसिबल। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। पहला, साक्ष्य एविडेंस। एविडेंस कितने प्रकार के हैं? ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल एविडेंस का मतलब क्या है? ओरल एविडेंस का सिंपल सा मतलब है कि जो कोर्ट में आकर जो गवाही देते हैं, जो विटनेस कोर्ट में आकर बयान देता है, उस एविडेंस को, उस साक्ष्य को हम बोलते हैं ओरल एविडेंस। जब कोर्ट में कागज पत्र पेश किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब आ जाओ आगे। कितने काइंड है ओरल और डॉक्यूमेंट्री? ओरल और डॉक्यूमेंट्री मतलब जब कोर्ट में मौखिक साक्ष्य गवाह आता है जब, उसको हम बोलते हैं ओरल। डॉक्यूमेंट्री जब कागज पत्र पेश होते हैं। रियल एविडेंस का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो कोर्ट खुद से ही देख लेती है। इसमें ज्यादातर हम उन चीजों को रखते हैं जैसे ऑब्जेक्ट, क्राइम की जो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट हो गए, पिस्टल पेश की गई, कपड़े पेश किए गए, जो कोर्ट खुद ही देखती है कि कपड़ों पे खून लगा हुआ था, ऐसी सब चीजें। ये सब जितनी भी चीजें होती हैं इसको अपने बोलते हैं क्या नाम है आपका, रियल एविडेंस। पर्सनल जो है साक्ष्य कोर्ट के अंदर आता है किसी इंसान के थ्रू, वो आता है कोर्ट को बताता है, कोर्ट को पूरे ज्ञान गिनती देता है, बयानबाजी करता है। प्राइमरी जब ओरल डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, सेकेंडरी जब उसकी कॉपी पेश की जाती है। डायरेक्ट एविडेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि एविडेंस अगर केस के ऊपर डायरेक्ट होता है, बिल्कुल, कि जो जिस चीज का मुद्दा चल रहा है डायरेक्ट उसी के ऊपर बात हो रही है। इनडायरेक्ट मतलब जो इधर उधर की बातें बताता है। हियर से मतलब सुनी सुनाई बातें, वो सुनी सुनाई एविडेंस कभी भी एडमिसिबल नहीं होते। कोई भी डाउट आपसे जो पूछा जाएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये पूछा जाएगा। एविडेंस वर्ड कहाँ डिफाइन है, एविडेंस वर्ड में क्या क्या होता है, तो अगर वो ये बोल दे एविडेंस वर्ड में क्या क्या होता है तो ये होता है। क्यों? क्योंकि एविडेंस वर्ड की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ ये दो ही है, वहां बाकी और कुछ भी मत लिख देना, कुछ भी मत लिखना, मतलब टिक मत कर देना। वो पूछे एविडेंस वर्ड में क्या क्या है तो ये दो ही है। कोई भी डाउट कुछ भी?
अब आ जाओ, कुछ पूछना तो नहीं है? चलो अब आ जाओ आगे वर्ड पे। इसी तरह से समझ लेना, इसके अंदर ज्यादा मत डीप में जाना, इतना ही रख लेना, क्योंकि आपके एमपीए डीपीओ में एमसीक्यू टाइप ही आएंगी चीजें। अब आ जाओ आगे, 2C 2D 2E और F हो गया। अब आ जाइए फैक्ट, मतलब पहले आ जाते हैं फैक्ट के ऊपर। जिस तरह से एविडेंस में भी दो तरह से है ना, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, फैक्ट भी दो तरह के होते हैं। फैक्ट को लेकर अपने इन डिटेल भी आगे बात करेंगे। फैक्ट भी दो तरह के होते हैं। कानून कहता है भैया कोई भी तथ्य होगा ना वो दो तरह का होगा। कौन कौन सा होगा? फिजिकल, मेंटल। फिजिकल और मेंटल। फिजिकल फैक्ट को लेकर इन्होंने सिंपल सी बात बोली कि भैया जो चीज आप आंखों से देख सकते हो, जो चीज आप सुन सकते हो, जो चीज आप टेस्ट, मतलब आपके सेंसेस देख सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, टेस्ट, वो सब फिजिकल फैक्ट है। कुछ भी आप ये नहीं बोल सकते कि जो चीज दिख रही है सिर्फ वही फिजिकल फैक्ट है, नहीं। मान लो आपके पास ये दिख रहा है, ये पेन है, ये बोर्ड है, चेयर है, ये नहीं, सिर्फ ये फिजिकल नहीं है। आप मान लो आपके बाहर कोई आवाज आ रही है, फिजिकल फैक्ट है, सुन सकते हो ना, सेंसेस है। आप कोई चीज सूंघ सकते हो, कोई स्मेल है, वो भी फिजिकल फैक्ट है। जैसे मान लो आपके पास आता है कि भाई जब गोली चली तो जो नहीं बारूद की जो स्मेल होती है, तो स्मेल हुई, ये क्या है? फिजिकल है कि मेंटल? फिजिकल। क्यों? क्योंकि मेंटल फैक्ट सिर्फ एक ही तरह का होता है, जो हम बोलते हैं जो मेंटल कंडीशंस होती है, जो पर्सन की मेंटल कंडीशंस होती है, जो उस पर्सन की सोच होती है, सिर्फ उसी को हम मेंटल फैक्ट बोलते हैं। उसकी सोच, उसकी इंटेंशन, उसकी मेंजरिया, गुड फेथ, ये सब फिजिक मेंटल फैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसके सिर्फ दिमाग से पढ़े जा सकते हैं कि उस समय इसका दिमाग कैसा था, सच में क्राइम करना चाहता था, नहीं करना चाहता था, ये सब चीजें तो ध्यान दे देना, इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फैक्ट सिंपल सा है, कोई भी चीज, एनीथिंग विच कैन बी सीन, हर्ड, स्मेल, सेंसेस, जिसमें आपके सेंसेस काम कर सकते हैं, वो फिजिकल है, वो फिजिकल है। मेंटल मतलब मेंटल कंडीशन। आपसे वो बोल दे कि भैया एक एग्जांपल आता है, आपको बोलता है कि एक पर्सन है, वो क्राइम करने की सोच रखता है, ये क्या है? फिजिकल फैक्ट है कि मेंटल फैक्ट है? सोच, इंटेंशन, मेंटल फैक्ट। आप सड़क से जा रहे हो और आपको कोई आवाज सुनाई दी, वो क्या है? फिजिकल के मेंटल? फिजिकल। सेंसेस हैं, उसमें आपके सेंसेस काम किए, कोई दिमाग नहीं काम किया, आपके सेंसेस काम किए। आपको कोई स्मेल आई, फिजिकल के मेंटल? फिजिकल, सीधी सी बात। मेंटल सिर्फ एक ही है, जो है आपकी सोच, इंटेंशन, गुड फेथ, बैड फेथ, मेंजरिया, ये सब। कोई भी डाउट? इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना कि फैक्ट कितने तरह के होते हैं। फैक्ट दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल एंड मेंटल, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे बात करते हैं। फैक्ट वर्ड, यस। चलें आगे बात करें। अब ध्यान देना, कोई भी केस है आपके सामने, कोई भी केस आता है, उसमें जितनी भी बातें होती हैं वो सब फैक्ट होते हैं।
अब वो चाहे तो फिजिकल होंगे चाहे मेंटल होंगे, सब फैक्ट होंगे। आरोपी का नाम, आरोपी के बाप का नाम, आरोपी की उम्र, आरोपी का रहने वाला कहाँ का है, जो जिसका नुकसान हुआ है उसका नाम, वो कहाँ का रहने वाला है, कोर्ट कौन सा लगेगा, थाना, ये सब फैक्ट है, ये सब फैक्ट है, सब फैक्ट है। बट कुछ फैक्ट, इन्हीं फैक्ट में से कुछ फैक्ट हो जाएंगे रेलेवेंट फैक्ट, और कुछ ही फैक्ट हो जाएंगे फैक्ट इन इश्यू। अब मान लीजिए आपके पास कोई केस आता है, केस क्या है साहब, केस आता है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो लोग हैं रमेश और सुरेश। रमेश ने सुरेश के ऊपर गोली चलाई, गोली सुरेश के कंधे पर लगी और उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब आपके पास कहानी आ रही है कि 15 सितंबर को सुरेश और रमेश में झगड़ा हुआ, तब रमेश ने सुरेश को धमकी दी। 5 दिन बाद जब जो ये सुरेश है, ये सुरेश जब मंडी से वापस आ रहा था, सब्जी मंडी से सब्जी लेकर, रमेश ने उसके ऊपर गोली चलाई, गोली कंधे पर लगी, ये नीचे गिर गया। उसके बाद दो लोग थे जो आए और उन्होंने उसको देखा, रमेश को देखा जाते हुए, सुरेश को उठाया और हॉस्पिटल ले गए, फलाने हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उसको चेक किया, डॉक्टर ने उसको 30 दिन तक एडमिट किया। उसके बाद आपको और बताते हैं कि सुरेश फलानी जगह का रहने वाला है, रमेश फलानी जगह का रहने वाला है, रमेश के बाप का नाम ये है, रमेश के उम्र इतनी है, रमेश की जाति ये है, सुरेश की जाति ये है, जो भी ऐसी और सारी बातें, ये सारी बातें फैक्ट है। बट उसमें से कुछ बातें ऐसी होंगी जो केस से कनेक्टेड मानी जाएंगी। और सारी, रमेश की जाति, रमेश के पिता का नाम, रमेश की उम्र का क्या लेना देना, उसका केस से क्या लेना देना, पर वो फैक्ट है, वो फैक्ट है। पर वो बातें जो आप केस से कनेक्ट कर सकते हो, जो आपको इस चीज में हेल्प कर सकती हैं कि क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ, क्या रमेश ने सच में गोली चलाई, वो है रेलेवेंट फैक्ट। वो सब फैक्ट जो आप केस से कनेक्टेड बोल सकते हो। और वो भी कैसे, एज पर सेक्शन 3 से 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर 5 से 55 इंडियन एविडेंस एक्ट। वो सब फैक्ट जिनको आप केस से कनेक्टेड बोल सकते हो, वो है रेलेवेंट फैक्ट। और कहां से डिसाइड होती है ये बात, ये तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को लेकर कौन से सेक्शन है, कौन से सेक्शन रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करते हैं, प्रासंगिकता की बात करते हैं। तीन से 50 साक्ष्य अधिनियम, 5 से 55 इंडियन एविडेंस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होता है या केस से कनेक्टेड होता है एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर इंडियन एक्ट। सिर्फ कनेक्टेड, सिर्फ लॉजिक से नहीं, कानून के हिसाब से कनेक्टेड मानना चाहिए। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीगल रेलेवेंसी, कानून के आधार पर रेलेवेंसी, लीगल रेलेवेंसी। कोई भी फैक्ट जो केस से कनेक्टेड है तो आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। चलो रेलेवेंट फैक्ट का सेक्शन नंबर तो बाद में करेंगे। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट में जो रेलेवेंसी की बात हो रही है वो कौन सी है, लीगल, लॉजिकल, दोनों। लीगल सिर्फ कानूनी, लॉजिक नहीं चलता। वो फैक्ट जो केस से कनेक्टेड होगा इन सेक्शंस के अनुसार, इन सेक्शंस के अनुसार सिर्फ वही रेलेवेंट होगा। पहली चीज, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है अच्छे से समझ लेना, कौन से सेक्शन बताते हैं, और लीगल रेलेवेंसी है, लॉजिकल नहीं है, कानून के हिसाब से रेलेवेंट होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। फैक्ट इन इश्यू का मतलब क्या है, वो फैक्ट जिनके बेसिस पे आप पार्टीज की राइट, लायबिलिटी बता सकते हो, जिनको हम बोलते हैं मेन फैक्ट। मेन फैक्ट कि क्या इसने सच में क्राइम किया है कि नहीं किया, ये मेन फैक्ट है। क्या इसकी इंटेंशन थी कि नहीं, मेन फैक्ट है। क्योंकि जहां ये बात प्रूव हो गई कि हाँ इसी ने गोली चलाई है, जहां ये बात प्रूव हो गई हाँ इसी की इंटेंशन थी, तभी तो आप उसको पनिश करोगे, तभी तो आप बोलोगे कि इसकी लायबिलिटी बनती है, ये लायबल है कि इसको सजा होनी चाहिए। बाकी चाहे कुछ भी प्रूव होता रहे कि क्या रमेश और सुरेश में आपस में अनबन थी, तो उसके बेस पे क्या उसको सजा सुना दोगे। क्या जिस दिन सुरेश को गोली चली रमेश भी सब्जी मंडी में था, तो उसके बेस पे सजा सुना दोगे। सजा तो आप उनको इस बेस पे सुनाओगे कि क्या रमेश ने गोली चलाई,
क्या उस गोली से उसको नुकसान हुआ सुरेश को, क्या रमेश की इंटेंशन थी, ये जो गिनती के 2-3 मेन बातें होती हैं वो होती हैं फैक्ट इन इश्यू। उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट इन इश्यू। ऐसा कोई भी फैक्ट जिसके बेस पे आप पार्टी की राइट या लायबिलिटी बता सकते हो वो है फैक्ट इन इश्यू। अब ध्यान देते हैं, फैक्ट हमने पढ़ा, फैक्ट के बारे में हमने कहां बात पढ़ी, 21F फैक्ट इन इश्यू, 21G फैक्ट इन इश्यू, रेलेवेंट फैक्ट 21K। अब ध्यान दे देना, वो पूछ सकता है रेलेवेंट फैक्ट कहां बताया गया है, फैक्ट इन इश्यू कहां बताया गया है, फैक्ट वर्ड कहां बताया गया है। अब उसके बाद रेलेवेंट फैक्ट के अंदर कौन से हैं, लीगल रेलेवेंसी, कौन से सेक्शन बात करते हैं रेलेवेंसी के बारे में। उसके अलावा हाँ, रेलेवेंट फैक्ट अब ध्यान देना, इनके जो लैटिन नेम है, जहां से लॉ का हमने, जहां से लॉ की क्या कहते हैं एक तरह से डेवलप वो हुई, ओरिजिन हुआ। रेलेवेंट फैक्ट का लैटिन नाम है फैक्टम प्रोबेंस, फैक्टम प्रोबेंस। फैक्ट इन इश्यू का है फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम प्रोबेंडम। रेलेवेंट फैक्ट इन इश्यू को हम एक और नाम बोलते हैं प्रिंसिपल फैक्ट, मेन फैक्ट बोल दो या फिर प्रिंसिपल फैक्ट। इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा कि रेलेवेंट फैक्ट कहां बताया है, फैक्ट इन इश्यू कहां बताया है, इसके लैटिन नेम, उसके अलावा कौन से सेक्शन रेलेवेंसी की बात करते हैं, लीगल है कि लॉजिकल है, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का। अब आ जाओ आगे, एफ तक अपना हो गया। अब आ जाओ MNPRS, may presume, not proved, proved, relevant fact, shall presume। अब ध्यान दे देना, मे प्रिज्यूम हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो फिर भी बात कर लेते हैं मे प्रिज्यूम की। मे प्रिज्यूम जैसे हमने बात की ना, शैल प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ और ये सब, वैसे ही है मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम का मतलब है अगर कहीं भी लिखा है कि कोर्ट मे प्रिज्यूम, कहीं भी क्या लिखा है, कोर्ट मे प्रिज्यूम, तो वहां कोर्ट की इच्छा होती है, कोर्ट की इच्छा होती है, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, कोर्ट माने या ना माने। तो हम बोलते हैं कि जहां भी ऐसा लिखा है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, मे प्रिज्यूम, तो उसका मतलब है कोर्ट मे बिलीव और मे कॉल फॉर प्रूफ, जिसका मतलब यह है कि कोर्ट चाहे तो मान सकती है ऐसा हो, चाहे तो बोल सकती है ना हम तो नहीं मानते, इस बात को प्रूव करो, दैट इज मे प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम में क्या होता है, कोर्ट को मानना पड़ेगा, कोर्ट मानेगी, हाँ आप उसके खिलाफ एविडेंस दे सकते हो, कोर्ट के मानने के खिलाफ, कोर्ट की अवधारणा के खिलाफ। यहां पर क्या है, कोर्ट के पास इच्छा होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसमें कोर्ट के पास इच्छा शक्ति है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मे प्रिज्यूम, कोर्ट की इच्छा है। कोर्ट को अगर ऐसा लिखा गया कानून में कि कोर्ट चाहे तो माने चाहे तो ना, कोर्ट में प्रिज्यूम, तो कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट ने मान लिया तो आप उसके खिलाफ एविडेंस ला सकते हो। और अगर कोर्ट नहीं मानती है फिर तो भैया जो ये फैक्ट लेकर आ रहा है उसी को ही प्रूव करना पड़ेगा। जैसे वो बच्चे वाला ले लो, वहां पर हम बोल दें कि वहां पर लिखा हुआ है मे प्रिज्यूम, तो उस केस में क्या है, कोर्ट की इच्छा है। कोर्ट अगर मानती है कि बच्चा उसी पर्सन का है, मतलब जो हस्बैंड है उसी का है,
तो फिर हस्बैंड को प्रूव करना पड़ेगा, नहीं सर। और अगर कोर्ट नहीं मानती है फिर तो जो माँ है उसी को प्रूव करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड है सारा। कोर्ट मानती है तो हस्बैंड को, नहीं मानती फिर वाइफ को। ये है मे प्रिज्यूम, ये है मे प्रिज्यूम। उसके अलावा नॉट प्रूव्ड हम पढ़ चुके हैं, नाइदर डिसप्रूव्ड नॉर प्रूव्ड। प्रूव्ड हम पढ़ चुके हैं कि भाई जब कोर्ट मानती है कि ऐसा चीज है। रेलेवेंट फैक्ट के अंदर हम क्या बोलते हैं कि भाई, हाँ ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट के अंदर हम क्या बोलते हैं कि भाई जब एक केस फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है एज पर लॉ। शैल प्रिज्यूम मतलब कोर्ट ऐसा मानेगी पर उसके खिलाफ एविडेंस दिया जा सकता है, बस। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, ताकि अब अपने बात कर सकें कि आपको जो ये सेक्शन है ये कैसे याद करना है। कोई भी डाउट? ध्यान दे देना। इसको याद करने के लिए पहले इसके ये वर्ड्स याद करना। जब तक आपको वर्ड्स नहीं याद होंगे, आप पढ़ भले ही लोगे, मीनिंग भले ही याद कर लोगे, पर बार बार भूलते जाओगे। पहले वर्ड्स याद करना, कौन से वर्ड हैं, तो इस तरह से याद करना भाई, 2C 2D E 2F, फिर उसके बाद MN वाली लिस्ट लिखना देना, MNPRS, may presume, not proved, proved, relevant fact, shall presume। इस तरह से ऐसे करके लिस्ट बना लेना कि कौन सी चीज कहां है। 21A 21B 1C 1D, इस तरह से ऐसे करके कि ये है वर्डिंग। इस तरह से याद कर लेना पहले एक एक शब्द, फिर मीनिंग याद करना चाहिए। और मीनिंग सिंपल, कोर्ट का मतलब क्या है, जज मजिस्ट्रेट, जो पर्सन पावर है एविडेंस लेने की। कोर्ट के अंदर आर्बिट्रेटर नहीं आता। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है कि कोर्ट मानेगी भी और उसके खिलाफ एविडेंस भी नहीं देगी। डिस्प्रूव्ड का मतलब है जब कोर्ट किसी चीज को नहीं मानती। एविडेंस दो तरह के होते हैं, ओरल डॉक्यूमेंट्री क्या क्या होते हैं। फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट दो तरह के होते हैं, फिजिकल और मेंटल क्या क्या होते हैं। फैक्ट इन इश्यू का मतलब क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू का और दूसरा नाम क्या है। मे प्रिज्यूम क्या होता है, नोट इस तरह से अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल अच्छे से, इनको बेसिक लैंग्वेज में, कि आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। उसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ एक चीजें आपकी ग्रुप में है, जैसे इन पे ध्यान दे देना अगर कभी भी कंफ्यूज हो जाए तो। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये लगभग एक जैसे एक ही कंसेप्ट से निकले हैं। तो इनको ऐसे पढ़ लेना कि भाई इनके आपस में कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू, इन तीन का एक ग्रुप चलता है। ऐसे करके ये तीन ग्रुप हैं, तीन तीन शब्दों के। इनमें बिल्कुल क्लियर रहना। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव, प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन, इनमें कोई किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का अब आप पूछ सकते हो।
यस, कोई भी डाउट कुछ भी। अब आपका पार्ट 1 खत्म होता है, कल से अपने चालू कर देंगे पार्ट 2। पार्ट 2 एक हफ्ता पार्ट 2 आपका चलेगा, लगभग पूरा एक हफ्ता मान के चलना, वो आपका चलेगा। तो कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। ठीक है, चलो अब फिर क्लास खत्म करते हैं। 7 बजे होगी आपकी अगली क्लास। ठीक है, 7 बजे होगी आपकी नेक्स्ट क्लास, और वही भारतीय न्याय संहिता चालू करेंगे। भारतीय न्याय संहिता में अपने पढ़ेंगे डेफिनेशन वाला जो एरिया है वो। ठीक है, चलो भाई अब खत्म कर देते हैं, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, क्लास खत्म कर रहे हैं।